कि कौन से क्वेश्चन को बनाना है, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। ये बहुत अच्छा नंबर लाना है, एकदम हर क्वेश्चन को बनाना है। वो लोग हमेशा ये गलती कर रहे हैं भाई मेरे, आप जितना कम गलती करेंगे नॉर्मलाइजेशन में आपको उतना ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा झूठ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज और आज की इस वीडियो में आपके साथ में बात करने वाला कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम का अंतिम 45 दिन बचा हो उसमें आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, किन किन बातों को आपको फॉलो करना है, क्या क्या अवॉइड करना है, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। ये सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रॉपर मेरी की हुई हैं। कोई भी थैसिसबाजी इसमें नहीं करने वाला हूँ कि कोई भी फेकू बात नहीं होगी इसमें, सारी प्रैक्टिकल बातें होंगी। एक लड़का फॉलो कर सकता है उस चीज़ को। अब बिल्कुल मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, इसमें एक भी चीज़ ऐसा नहीं बताने वाला जो कि मैंने फॉलो नहीं की हुई है, जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि मैं बिल्कुल भी एक किताब से उठा के बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा, एकदम सिंपल सी चीज़ें होंगी। और ये सिंपल चीज़ें जादू ही है मेरे भाई, जानते समय लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ फॉलो करना है। जब आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिएगा ना मेरे भाई, गजब की काम करती है सारी चीज़ें, गजब की। अंतिम के समय बता रहा हूँ मैं, ऐसा यही टारगेट होता है कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट, यानी कि समय कम दें और आउटपुट उससे कई ज़्यादा निकाल लें। परफॉर्मेंस उसमें बहुत बेस्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है। मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने लगभग बता रहा हूँ 3 महीना फॉलो किया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पहले लगभग, ठीक है। और ये चीज़ें जादू ही है मेरे भाई, गजब की काम करती हैं। बहुत छोटी चीज़ें हैं, लोग फॉलो नहीं करते हैं, जानते सब है लेकिन फॉलो नहीं करते हैं मेरे भाई। लेकिन आपको ये फॉलो करनी है। पॉइंट में जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको ये नोट डाउन करना है और ये फॉलो करना है। अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो यहीं से आप वीडियो कट करके चले जाइए, ताकि ये रिग्रेट ना हो कि हाँ मैंने ये वीडियो देखा लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया, इन सारी चीज़ों को मैंने किया ही नहीं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, जितना भी इसमें व्यू आएगा ना, मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोगों का सिलेक्शन हो। आइए टाइम ना वेस्ट करके हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें मैं टॉपिक वाइज चर्चा करने वाला हूँ। ये सारी टॉपिक्स आपको नोट डाउन करनी है, छोड़ना नहीं है। एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, ठीक है। आप थोड़ा समय लीजिए, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और इसको नोट डाउन करिए सारी चीज़ों को। और एक भी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आप फॉलो ना करें। चलिए, रेडी हो गए आप लोग? अब चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहला आपको लिमिटेड बुक्स। अभी आपके टेबल पर जो स्टडी का टेबल होगा या रैक पर होगा ना, आपके बगल में जो भी जहाँ सोते हैं उसके बगल में रैक होगा, उसमें कई सारी किताबें होंगी, बहुत सारी किताबें, पूरा बंडल का बंडल भरा होगा। अभी आपको क्या करना है, उस सारी किताबों को हटाना है, उस टेबल को साफ़ करना है, झाड़ना है, एक अपना अच्छा सा चादर बिछाना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। खाली करिए सारा टेबल और उसमें से लिमिटेड बुक को छांटिए। यानी कि आपके पास जो भी ढड्ढा बुक पड़ा हुआ है पूरा ढेर सारा ना, उसमें से जिनको आपने पढ़ चुका है और जो चीज़ आप 45 दिन में रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसी चीज़ को सिर्फ निकालिए हर सब्जेक्ट से। जैसे कि बता रहा हूँ कौन कौन सा है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और आपका करंट अफेयर्स वाला। जीके की सारी किताबें आपको बिल्कुल साइड कर देनी है, उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। इन सब्जेक्ट के आपको 4 सब्जेक्ट की आपको किताब अपना जो भी लिमिटेड है आपको अपना टेबल पर रखना है बस। और सारी किताबें आपको छज्जे पर डाल देनी है, उसको देखना नहीं है, ठीक हो गया। नोट डाउन कर लिए, इतना करना है। क्यों बता रहा हूँ इतना चीज़ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपके सामने लिमिटेड चीज़ें होंगी ना मेरे भाई, तो आप उसको अच्छा कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। आपको लगे कि आसान है मैं कर लूँगा और करते जाएँ कंटिन्यू। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा किताबें अपने किताब पर डेस्क पर रख लेते हैं ना, एक भी किताब आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे मेरे भाई। सिर्फ माथा का दर्द होता है, ज़्यादा किताबें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको सिर्फ उन्हीं किताबों को रखना है जो कि आपको रिवीजन करना है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। कोई भी नई चीज़ों को उठा के उसमें नहीं रखना है। कोई नया किताब लाए हम खरीद को, उसको भी पढ़ लेंगे। कोई नया ये वो लाए, नया किताब छपा, बहुत बड़ा मास्टर है, कोई बड़ा मास्टर नहीं। अभी जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उसका आप नहीं देखें तो उसको रख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको लिमिटेड बुक ही रखनी है जिसको आप रिवीजन कर सकते हैं 45 दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से। सिर्फ उन्हीं को रखना, बाकी सब हटा देना है। अब हम बात करेंगे सेकंड आपका होगा सिलेबस का आपको हार्ड कॉपी निकालना है। क्या समझे? सिलेबस का जो है ना, मतलब माइंड में नहीं रखना है या मोबाइल में PDF बना के सिलेबस नहीं रखना है। आपको निकालना है सिलेबस का हार्ड कॉपी प्रिंट करा के, या तो फिर सिलेबस को हैंड मेकिंग मत, यानी कि आप कोई पेपर लीजिए, ठीक है। सादा पेपर होना चाहिए, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में आप 20 पॉइंट में या 15 पॉइंट में या 10 पॉइंट में, जो भी आपका एक जैसे बायोलॉजी का होता है, फिजिक्स का होता है, आपका जो भी केमिस्ट्री का होता है, उसका मतलब 10 टॉपिक है, 10 चैप्टर है, ठीक है। उस तरह से आपको सिलेबस आपको बना करके अपने दीवार पर आपको साट देना है, ठीक है।
ये होना ही चाहिए किसी भी हाल में। हार्ड कॉपी में बता रहा हूँ मैं आपको, माइंड में नहीं बता रहा हूँ रखने के लिए, हार्ड कॉपी में अपने दीवार पर साटना। तो क्या करना है आपको, सिलेबस का सब्जेक्ट वाइज आपको निकाल कर, चाहे हार्ड कॉपी निकालिए, प्रिंट आप निकाल कर रखिए। पहला रेलवे का प्रिंट निकालना है जो कि आपको मिलेगा मिक्स में, आपको उसको रखना है साथ में अपने, और उसमें से पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट डाउन करके क्या करना है, आपको एक दीवार में साटना है, एक वाइट पेपर में लिख करके, ठीक है। और उसमें क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है उसके बगल में, 3 कॉलम बनाए, रिवीजन 1 का कॉलम, रिवीजन 2 का कॉलम और रिवीजन 3 का कॉलम। क्लियर हो गया आप लोग? 3 कॉलम उसी चैप्टर के बगल में होना चाहिए कि उस चैप्टर को आपने पहला बार रिवीजन कर लिया, सेकंड बार रिवीजन कर लिया और थर्ड बार रिवीजन कर लिया। रिवीजन में आपको जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाइएगा, आपको टिक लगाते जाना है। रिवीजन 1 कर लिया आपने, रिवीजन 1 का टिक लगाना है। रिवीजन 2 किया आपने, रिवीजन 2 का टिक लगाना है। और रिवीजन 3 करने के बाद रिवीजन 3 को टिक लगाना है, ठीक है। जब आप रिवीजन में गैप रखिएगा ना, तो रिवीजन ना रखे वो पढ़ाई बन जाता है, आपको फिर उसमें उतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप रिवीजन में गैप कम रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो आपको रिवीजन में अपना गैप कम रखना है। मैं जो रिवीजन करता था विद इन 1 वीक, बता रहा हूँ मैं आपको, उसको 3 टाइम्स में रिवीजन कर जाता था मैं। मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर मैं किसी भी चैप्टर को 3 बार रिवीजन कर जाता। जैसे मैंने आज पढ़ा उसको, ठीक है, आज उस चैप्टर को किया, तो उसको 2 दिन के बाद वाले शेड्यूल में मैं उस चैप्टर को रिवीजन रखूँगा या अगले ही दिन रखूँगा किसी भी हाल में। और उसके फिर मतलब जैसे आज किया पढ़ा, आज पढ़ाई किया, और उसके कल होकर के वो रिवीजन रहेगा उसका, मेरा कल ही बता रहा हूँ। और उसके 2 दिन बाद फिर दूसरा रिवीजन मेरा हो जाएगा, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर मेरा 3 रिवीजन क्लियर हो जाएगा। जब ये रिवीजन क्लियर होगा ना भाई मेरे, आपका जो कॉन्फिडेंस है उस चैप्टर के प्रति अलग ही लेवल का होगा, मैं बता नहीं सकता हूँ। इस चीज़ को आप करिए मेरे भाई। आपको 3 बार रिवीजन हर चैप्टर का करना ही करना है किसी भी हाल में। थर्ड मैं बताने जा रहा हूँ आपको टारगेट बुक। टारगेट बुक आपको क्या करना है, एक कोई कॉपी लेना है, ठीक है, एक लंबा ऐसा कॉपी होना चाहिए आपके पास, और उसमें आपको कॉपी आपको लेना है। और ये नोट डाउन करिए ये सब बात को, ये सब बात हवाई बातें नहीं है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल है और सारी की हुई चीज़ें हैं मेरी, बहुत गजब काम करती हैं। आपको ये चीज़ फॉलो करना ही करना है 45 दिन, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, बता रहा हूँ, मैक्सिमम अपना परफॉर्मेंस चाहिए। तो क्या करना है, ऐसा एक बुक लेना है लंबा ऐसा, और उसको दो भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे ये बुक होगा, ठीक है, ये बुक को आपको यहाँ से डिवाइड करना है 2 भाग में, एक पहला ये, एक ऊपर वाला पोर्शन होगा और एक नीचे वाला पोर्शन होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, पहले ऊपर वाले पोर्शन में आपको लिखना है कि मुझे कल क्या क्या टारगेट करना है कंप्लीट, और नीचे आपको लिखना है कि मैंने क्या क्या टारगेट किया। यानी कि आपको हर दिन का एक टारगेट बनाना है, हर दिन का एक टारगेट बनाना है। ऊपर में आपको कोई 10 पॉइंट ऐसा लिखना है, 5 पॉइंट लिखना है, 6 पॉइंट लिखना है, जो कि आपको अगले दिन पूरा करना है। जैसे आज है, हमको कल क्या टारगेट बनाना है, वो हम आज के दिन रात में लगभग जब भी हमारा सोने का टाइम होगा उसके लगभग आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले आपको एक टारगेट डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे कल सुबह उठने के बाद पूरा दिन के दौरान मुझे इतना टाइम है और इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या करना है। और हमेशा याद रखिए कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को टारगेट नहीं रखना है, एक ही दिन में इन चारों को टारगेट बनाना है। किसको किसको बनाना है, रीजनिंग को बनाना है, मैथ को बनाना है, और साइंस को बनाना है, और करंट अफेयर्स को बनाना है, ठीक है। एकदम जीके की बुक को साइड कर दीजिए, जीके का बुक आपको देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, बता रहा हूँ मैं आपको। जिसका जितना औकात है ना मेरे भाई, समय उसको उतना ही दिया कीजिए, किसी को औकात से ज़्यादा समय कभी मत दिया कीजिए। जब उस एग्ज़ाम में आपको उस चीज़ का उतना औकात ही नहीं है तो हम क्यों उसमें अपना समय वेस्ट करें। आपको भाई 100 में 100 थोड़ी लाना है भैया, कि हमको 100 में 100 लाना ही लाना है। आपको टारगेट हमेशा रखना है कि 75+ स्कोर होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इतना टारगेट करने के लिए आपको क्या करना है भाई, टारगेट बुक आपको बनाना है। और टारगेट में आपको कोई भी ऐसा 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 9 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो भी आपको लगता है कि हम ये अगले दिन कर सकते हैं, वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। आप उसको आज रात में नोट डाउन कर लिए। मैं 10 बजे सोता हूँ, मैं 11 बजे सोता हूँ, तो मैं 11 बजे के पहले उसको मैं 5 मिनट देकर, 10 मिनट देकर उसको नोट डाउन कर लूँगा, वो कि मुझे अगले दिन सुबह होने के बाद आपको क्या क्या करना है। मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है और कोई चैप्टर को रिवीजन करना है, तो मैं उसमें से लगभग 8 से 10 पॉइंट ऐसा निकालूंगा जो मुझे कल करना है, जो मैं कर सकता हूँ। हवाई नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लिख लिए पूरा लंबा चौड़ा एकदम, और वो मैं कर ही नहीं पाऊँगा कल, फालतू का। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्कलोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम लाइट चीज़ें रखनी है, नॉर्मल चीज़ें रखनी है जो आप कर सकते हैं, जो कि आपके पिछवाड़े में उतना ताकत होना चाहिए कि मैं उस चीज़ को कर सकूँ, ठीक है। उतना ही आपको रखना है। तो मैं क्या करता, 10 पॉइंट लिखा उसमें कि कल मुझे मैथ का ये चैप्टर बनाना है,
और ये चैप्टर को रिवीजन करना है, और साइंस में मुझे ये चैप्टर बनाना है, ये चैप्टर को रिवीजन करना है, बायोलॉजी में मुझे ये बनाना है, और केमिस्ट्री में ये करना है, रीजनिंग में मुझे इस चैप्टर का प्रैक्टिस करना है। जो भी मुझे करना है, जो भी मेरा टारगेट रहता है, मैं उस चीज़ को उसमें नोट डाउन करता हूँ। ठीक है। अब अगले दिन जब मैं उठूंगा ना, तो मेरे पास ये माइंड में क्लियर होगा कि मुझे आज पूरा दिन करना क्या है, एकदम क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैं उस चीज़ को मैं टारगेट ईजिली अचीव कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आपके माइंड में आपका टारगेट एकदम क्लियर हो ना मेरे भाई, तो अचीव करना उसको बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब आप सुबह सुबह अपने टारगेट के साथ उठिएगा ना, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, एक अलग ही लेवल का जुनून होगा, आप उसको कर पाइएगा। लेकिन आपके अंदर कोई टारगेट आपने डिसाइड किया ही नहीं, कल आपको आज क्या करना है, आप सुबह उठ के आप डिसाइड करिएगा ना मेरे भाई करना क्या है। डिसाइड करते करते आपका समय बहुत सारा निकल जाएगा। एक सब्जेक्ट आपने कवर कर भी लिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट में सोचने में समय निकल जाए कि अब क्या करें अगला, उसके बाद क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें। भाई मेरे समय इतना निकल जाता है सोचने के चक्कर में, भाई घंटा कुछ नहीं हो पाता है। अगर आप टारगेट बुक बना के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं मेरे भाई, तो बता रहा हूँ मैं आपको, आप 40% एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। अगर आप 100% काम करते हैं, 100% पढ़ाई करते हैं, तो 40% से कहीं ज़्यादा आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे उतने ही समय में। कोई एक्स्ट्रा समय आपसे मांग नहीं रहा हूँ कि अगले समय से आप अगले दिन का समय उठा लीजिए, नहीं, उसी समय में आप 40% 50% एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट अपने आप में ला पाएंगे। आपके साथ जो लड़का पढ़ रहा है, आप उससे 1.5 गुना ज़्यादा अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। और अगले दिन रात में आपको क्या करना है, उस चीज़ को एनालाइज करना है। जो नीचे वाला कॉलम है ना, उसमें आपको भरना है कि भाई मैंने आज क्या क्या टारगेट लिया था कल मैंने कि आज करने के लिए, और आज मैंने क्या क्या किया, उसको टिक करना है, उसको लिखना है। क्यों लिखना है मेरे भाई? जब तक आप लिखेंगे नहीं, अपने आप से सवाल जवाब नहीं करिएगा ना, तब तक आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लगेगा नहीं। आप जब रात में ये सवाल करिएगा अपने आप से कि कल रात में जो मैंने 11 बजे डिसाइड किया था कि आज मुझे पूरा दिन क्या क्या करना है अगला दिन, वो चीज़ को मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं अपने बात पर खरा उतरता हूँ कि नहीं उतरता हूँ, वो चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ कि नहीं करता हूँ। वो चीज़ अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने 8 चीज़ डिसाइड किया, उसमें 2 चीज़ आप नहीं कर पाए, 6 ही चीज़ कर पाए, अपने आप सवाल करिए कि आपने वो 2 चीज़ क्यों नहीं किया, क्या कमी रह गया। अपने आप से जब तक आप सवाल नहीं करना सीखिएगा मेरे भाई, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा लाइफ में। सवाल करिए अपने आप से हमेशा, एकदम अलग, एकदम कड़ेती से, एकदम बर्बरतापूर्ण, एकदम कोई ढिलाई नहीं करना है। आराम है, क्या दिक्कत है, आराम करो ना, छोड़ दो, हो गया हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेना है, एकदम लेना है, और अपने आप से सवाल करना है कि भाई तूने जो कल डिसाइड किया है वो तूने क्यों नहीं किया। मतलब तू अपने बात पर खरा नहीं उतर पा रहा है, तू इतना ही लेना जितना तू कर सके, क्यों ज़्यादा लेता है, उतना ही। ऐसा अपने आप को हमेशा अपने आप से सवाल जवाब करिए। मैं करता हूँ मेरे भाई, मैं करता था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं सारा ये चीज़ फॉलो किया हुआ है, मेरे सारी चीज़ें, इतना चीज़ फॉलो करिए। अभी तक मैंने क्या कहा, मैं रिवीजन करता हूँ फिर से। पहला हमारा था कि लिमिटेड बुक रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं रखना है, कोई भी नया टॉपिक को नहीं उठाना है, पुरानी सारी चीज़ों को रिवीजन करना है। और सेकंड चीज़ हमारा हो गया कि हार्ड कॉपी आपके पास सिलेबस का होना चाहिए। सेकंड, सिलेबस का हार्ड कॉपी होने के साथ साथ आपके दीवार में आपका चिपका हुआ होना चाहिए एकदम, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, टेबल पर पढ़ते हैं, बेड पर पढ़ते हैं, जहाँ भी, उसके एकदम बगल में होना चाहिए, दूर में नहीं कि हम यहाँ पढ़ते हैं अगले रूम में लगा दिया, नहीं, हमारे बगल में होना चाहिए कि हमको पढ़ते समय वो चीज़ दिखना चाहिए एकदम। ठीक है, एकदम बगल में रखिए। सारी चीज़ें आपके दीवार पर चिपकी होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा, एकदम आपका टारगेट हमेशा क्लियर होना चाहिए। सिलेबस सब्जेक्ट वाइज आपका एकदम सिलेबस चिपका होना चाहिए आपके दीवार पर। क्लियर हो गया? ये 2 चीज़ मैं आशा करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। थर्ड चीज़ आपने टारगेट बुक। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट पर, कुछ सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब बताते हैं जैसे कि वेट आपका कितना है, किस कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, किस पर हमको कितना टाइम देना है। जैसे हमारा रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है, और रीजनिंग सबसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। रीजनिंग का, मैथ का, और साइंस का, और करंट अफेयर्स का, ये चारों छोड़ के आपको किसी भी चीज़ को टाइम देना ही नहीं। यानी कि जीके का बहुत कम क्वेश्चन होता है, और जीके का सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। इसलिए अगर मैं आपके जगह रहूँगा तो मैं जीके का सारी किताबों को उठा के सीधा छज्जा डाल दूँगा। मतलब एकदम इग्नोर, सीधा एकदम। अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखिए कि हमको क्या नहीं करना, और उस पर हमेशा कॉन्फिडेंस रहिए किसी भी हाल में। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहिए कि हमको ये चीज़ नहीं करना है, और ये चीज़ में अगर मैं नहीं करूँगा ना तो भी 100% है कि मैं सफल होऊंगा। ठीक है, तो एकदम जीके की सारी किताबों को उठा के एकदम छज्जा पर डाल दिया, हमको उसको छूना ही नहीं है, एकदम क्लियर। ठीक है,
आपके टेबल पर आपकी मैगजीन्स होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, साइंस की सारी बुक्स होनी चाहिए, नोट्स होनी चाहिए, जो आपको रिविजन कर सकते हैं वही सारी चीज़ें। थर्ड हमारा आपका हो गया मैथ का होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हमारा हो गया कौन सा, रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। और आप जो टारगेट बनाइएगा ना और जो आप पढ़िएगा ना, टारगेट आपने बना लिया, ठीक है, टारगेट में जो आप पढ़िएगा ना, तो शेड्यूल जो आपका होगा, हमारा आपका जो शेड्यूल होगा, जैसे आप बनाइएगा उस दिन शाम में कि हमको इतना बजे से इतना बजे तक ये पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक ये पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक ये करना है, ठीक है। ये हो गया। सिर्फ एक दिन का, पूरा पूरा महीना का कभी नहीं बनाएगा। कभी गलती मत करिएगा कि ये पूरा महीना का हम बना दिए, कभी नहीं। एक दिन का ही सिर्फ बनाना है उस तरह से, ठीक है, कि आपको ये उठ के ये करना है, वो चीज़ वो करना है, ठीक है। और कभी भी एक ही सब्जेक्ट में फंसे नहीं रहना है कि हाँ मैथ बना रहे हैं तो सालों कंटिन्यू जो है 4 घंटा मैथे बना रहे हैं, 5 घंटा मैथ बना रहे हैं, नहीं। 1 घंटा पढ़ा है, 1 घंटा बनाए, अगले घंटा अगला चीज़ करेंगे, या 2 घंटा मैथ बनाए, उसके अगले 2 घंटा अगला चीज़ करेंगे। इस तरह से अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। बीच बीच में गैप लीजिए, अच्छा गैप लीजिए, टाइम मतलब माइंड अपना हल्का रखिए। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है एकदम, ठीक है। जब आप किसी चीज़ों को समय बांट के देते हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ों को कम कम समय देते हैं ना, तो आप उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाते हैं। जैसे आप बता रहा हूँ, जब आप मैथ को कंटिन्यू 4 घंटा दीजिएगा तो आप कितना क्वेश्चन बना पाइएगा। लेकिन जब आप वही मैथ को आप 1-1 घंटा करके 4 बार दीजिएगा ना, तो एक अलग ही लेवल का आपका मतलब एक वो होगा, ठीक है। आपने 1 घंटा अभी दिया मैथ में, फिर आप दीजिएगा दोपहर में लगभग 2 घंटा दीजिएगा, फिर एक शाम में 1 घंटा दीजिएगा, तो एक अलग ही लेवल का होगा, ठीक है, आउटपुट। क्योंकि आपने समय को बांट के दिया है, छोटे छोटे समय को टुकड़ों करके अपने मतलब कि सब्जेक्ट पर आपने दिया है, तो उसमें आउटपुट बहुत ज़्यादा निकलता है मेरे भाई। कंटिन्यू किसी भी चीज़ को नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। और क्या करना है, शेड्यूल में हम लोग को पालन करना है कि जैसे हमारा एक शेड्यूल लिखने का है, जैसे मैथ का हो गया, पहला शेड्यूल अगर आप मैथ का रखते हैं तो सेकंड जो शेड्यूल होगा आपका वो पढ़ाई का होना चाहिए, यानी कि रीडिंग का होना चाहिए। अगर आप पहला शेड्यूल रीडिंग का रखते हैं तो सेकंड वाला होगा आपका वो लिखने वाला होना चाहिए, यानी कि रीजनिंग का होना चाहिए या मैथ का होना चाहिए। जैसे मैं क्या करता था, सुबह सुबह जब उठता था ना, सबसे पहले मेरा होता था रीडिंग करने का। रीडिंग में क्या करता था मैं, या तो करंट अफेयर्स उठाऊंगा या तो साइंस उठाऊंगा, ठीक है, एकदम क्लियर। या तो करंट अफेयर्स उठाऊंगा या तो साइंस उठाऊंगा। अगर मैंने ये दोनों उठाया, उसके बाद फिर अगला क्या करूँगा, या तो मैं रीजनिंग उठाऊंगा या तो मैथ उठाऊंगा। जो भी अपना मर्जी है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, वो चीज़ मैं करता हूँ। हर दिन का अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही अगर आज मैंने मैथ करंट अफेयर्स उठाया है पहला, तो अगले पूरा महीना करंट अफेयर्स ही पहले उठाऊंगा, नहीं, मैं साइंस उठाऊंगा। सो के उठने के बाद आपका माइंड एक अलग ही लेवल का गर्मी होता है, उसका एक अलग ही लेवल का फ्रेशनेस होता है, एक अलग ही लेवल का मतलब एब्जॉर्व करने का कैपेसिटी होता है। मतलब सुबह सबसे पहले उठिए ना, जब भी सो करके सबसे पहले आप रीडिंग करने वाला काम करिए। रीडिंग करने में आपका साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेन हो जाएगा आपका। उसका अगला टॉपिक हमारा होगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है और क्या नहीं करना है मेरे भाई। सबसे देखिए होता क्या ना मेरे भाई, कि हम लोग को क्या करना है ये तो सबको पता है, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्यों नहीं पढ़ना है, एकदम क्लियरिटी इस बात में होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं अपने माइंड में हमेशा ये चीज़ क्लियर रखता था कि अंतिम का जो समय होगा मेरा एग्ज़ाम का, जैसे अभी 45 दिन बचा हो, उसमें मैं कभी भी 1 घंटे वाला जो सुबह सुबह का करंट अफेयर्स होता है ना, जो आप लोग करते होंगे, मैक्सिमम ये वीडियो जितने देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग होंगे जो कि डेली 1 घंटे का करंट अफेयर देखते हैं, चाहे किसी भी अच्छे टीचर का भी क्यों ना हो। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। अंतिम समय आप देख लिए ना, अब तक बहुत देख लिए, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतिम समय में आपको 1 घंटे वाला डेली का करंट अफेयर्स बिल्कुल अवॉइड करना ही है। जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती है वो डिसलाइक करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे मेरे भाई, लेकिन मैं जो करता, जो मैंने किया है, मैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एकदम क्लियर रखिए अपने माइंड में कि 1 घंटे वाला करंट अफेयर आपको किसी भी हाल में नहीं देखना। आपको करंट अफेयर देखना है वीकली या मंथली। मैं देखता था मंथली देखने के बाद क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड चीज़ें होती है, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं और आप उस चीज़ को प्रॉपर रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको इसमें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, देखिए आपको दिखाता हूँ। एकदम कोने में आपको जो दिख रहा है ना, वो सारी चीज़ें, वो सारी मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण है, ठीक है। अंतिम में जो आपको दिख रहा होगा, तो ये सारी जो है मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण है। मैं प्रतियोगिता दर्पण हर महीना लेता था और आज भी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको रिविजन करने में बहुत बेनिफिट होता है। एग्ज़ाम के टाइम आपके पास सारी चीज़ें होती हैं पढ़ी हुई, आप उसको रिविजन कर सकते हैं। लेकिन आप जब डेली 1 घंटे वाला करंट अफेयर देख रहे हैं ना, उसमें आप रिविजन नहीं कर पाइएगा मेरे भाई उतना अच्छा तरीके से, ठीक है।
आप पूरी उतनी सारी वीडियो को निकाल कर पाइएगा? आपने 100 दिन का देखा हुआ है, 200 दिन का देखा हुआ, आपने 1 साल का देखा हुआ, 365 दिन में 365 दिन करंट अफेयर चलता है, ठीक है। आप उसमें 100 दिन का भी क्या बता रहा हूँ, 50 दिन का भी नहीं, 25 दिन का भी करंट अफेयर आप निकाल के रिविजन नहीं कर पाइएगा कंटिन्यू, 25 दिन का भी नहीं कर पाइएगा। 25 दिन का मतलब 25 घंटा मेरे भाई। और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, डेली करंट अफेयर्स में लगभग 5% चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअल में करंट अफेयर्स हैं, एक्चुअल में जो वीवीआई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी 90%, 95%, 90% जो है वो जीके के पार्ट होती हैं। अगर आप जीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन आप जीके का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपको करना है साइंस का और करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स में आपको प्रॉपर करंट अफेयर्स ही देखना है, ठीक है। तो एकदम क्लियर रखिए अपने माइंड में, आपको देखना है देखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं देखूंगा कभी भी। मैं या तो मंथली देखूंगा, और बहुत ज़्यादा इच्छा है मुझे करंट अफेयर्स देखने का तो मैं वीकली देखूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसी चीज़ों में पूरा टाइम नहीं दे सकता हूँ। जो समय है मेरे पास ना, 1 साल है एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पेपर भी पढ़ूंगा, डेली करंट अफेयर्स भी देखूंगा 1 घंटे वाला, उसके बाद मैं मैगजीन भी पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन समय नहीं है मेरे भाई, तो इसलिए जिस चीज़ का जितना औकात है उसको उतना ही समय देना है। अगर आपका करंट अफेयर्स 12 से 14 नंबर का आने वाला है तो आपको टारगेट रखना है कि हमको 8 से 10 नंबर उसमें लाना है बस। और कोई पूरा में पूरा ला भी नहीं पाता और ला भी नहीं पाइएगा, कितना भी चाहे आप कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप पढ़ लीजिए क्यों ना, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट में एवरेज बनना है। अगला पॉइंट है हमारा कि आपको हर सब्जेक्ट में क्या बनना है, एवरेज बनना है। टॉप नहीं करना है किसी सब्जेक्ट में, कि हमको मैथ में टॉप करना है, हमको सालों मैथ में एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। सवाल तो हर कोई नहीं चाहता छोड़ना, लेकिन आपको एवरेज रखना है कि 25 सवाल अगर आपका मैथ का आएगा तो आप 22 से 23 उसमें कर लीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि 25 में 25 करिए, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि 25 में 25 करने के लिए आपको बहुत अलग लेवल का टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए मैं करूँगा अवॉइड बिल्कुल भी। मेरा हमेशा एक एवरेज टारगेट रहता है कि मुझे 70 to 75 मार्क्स प्लस करना है, बस इतना ही है। हमको 100 में 100 लाना ही नहीं है भाई। रीजनिंग में हमको इतना ही लाना है कि हमारा 30 क्वेश्चन है तो उसमें 27 से 28 क्वेश्चन मेरा बनना चाहिए, ठीक है। साइंस में हमारा अगर 25 क्वेश्चन दे रहा है तो 25 क्वेश्चन में हमारा लगभग 20 क्वेश्चन बनना चाहिए, 18 से 20 क्वेश्चन बनना चाहिए हमारा। और करंट अफेयर्स में हमारा 8 से 10 क्वेश्चन बहुत बहुत बनना चाहिए। 14 क्वेश्चन अगर 12-13 क्वेश्चन रहता है तो 8 क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए आपका किसी भी हाल में, ठीक। इतना ही टारगेट रखना है। किसी एक सब्जेक्ट में आपको टॉप नहीं करना है। अगर आप टॉप करना चाहते हैं ना उस सब्जेक्ट में, तो हमेशा पता लगे कि अगला सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जो मैंने आपको डेली टारगेट बुक बोला ना, तो उसमें क्या करना है आपको कि सारे सब्जेक्ट को शामिल करना है। ये गलती कभी मत करिएगा कि आज के दिन हम मैथ और रीजनिंग ही पढ़ेंगे, या आज के दिन हम मैथ और साइंस ही पढ़ेंगे और अगला दिन हम रीजनिंग रखेंगे। नहीं मेरे भाई, सब सब्जेक्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा होने वाला है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। मैं ऑनलाइन ही क्यों बोल रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भाई मेरे इतना इंपॉर्टेंट है ना, मत पूछिए। अभी के समय में आपको अंतिम का जो समय है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी नहीं मारना है। एकदम ध्यान रखिए कि आपको ऑफलाइन में समय नहीं देना, क्योंकि आपका समय ही महत्वपूर्ण है, समझे। आपका जो पैसा है ना वो समय है, समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको जो समय देना है ना, एकदम प्रॉपर और सही चीज़ों को ही देना है, बिल्कुल भी अपने फालतू की चीज़ों को समय नहीं देना। आपने आज तक मारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है आपने मारा। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम के पहले आप जितने भी सेट मारेंगे उसमें एक भी सेट ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। और ये ऑनलाइन सेट आपको कम से कम 45 दिन में 20 सेट तो मारना ही मारना है, किसी भी हाल में 20 से 25 सेट मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम इतना मारना है। और प्रॉपर एनालिसिस के साथ, और ऐसा टेस्ट सीरीज मारिए जो कि ऑल इंडिया पर हो, यानी कि उसमें काफ़ी सारा कंपटीशन हो। जैसे टेस्ट बुक है, टेस्ट बुक अच्छा टेस्ट सीरीज है, अच्छा उस लेवल क्वेश्चन होता है। मैं टेक्स्ट बुक मतलब किसी भी टेस्ट सीरीज को मारने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई उससे क्वेश्चन मैच करेगा, कभी भी नहीं, ठीक है। टेस्ट सीरीज मारने का मेन ये पर्पस होता है कि उससे हमारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी ये नहीं करिएगा गलती कि हाँ टेस्ट मारे नंबर देके निकले, टेस्ट मारे नंबर देके 65 आया निकले, 75 आने लगा बस हो गया। नहीं भाई मेरे 20 सेट जो आपको मारना है ना, प्रॉपर एनालिसिस के साथ मार रहा है। एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है उसका परफॉर्मेंस देखना, उस सेट में
आपने किन किन सारों में अच्छा, किन किन चीज़ों में अच्छा परफॉर्म किया और किन किन चीज़ों में आपने बिल्कुल भी घटिया परफॉर्म किया। उस सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, उसमें अपना काम करना है, उस पर अपना टाइम देना है उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे बता रहा हूँ, मैं क्या करता था, मेरा टेस्ट में क्या गलती होता था, मेरा टेस्ट में सबसे बड़ा गलती होता था कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता था। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको सीखना है। मैं सेट मेन मेरा मारने का पर्पज़ था टाइम मैनेज करना और सेट को एनालिसिस करना कि भाई क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, ठीक है, किन किन जगहों में मैं गलती कर रहा हूँ, मैथ में मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, रीजनिंग में क्या गलती कर रहा हूँ, साइंस में क्या कर रहा हूँ, कौन सा पोर्शन मेरा छूट रहा है, कौन सा पोर्शन को मैं, क्योंकि टेस्ट को मैं एग्जाम के व्यू से देखता हूँ, तो उस एग्जाम में मेरा कौन कौन सा पोर्शन मेरा मिस हो रहा है, क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्यों नंबर कम आ रहा है, क्यों मेरा 65 ही नंबर आ रहा है, क्यों मेरा 60 ही नंबर आ रहा है, क्यों मैं उसमें 70 नंबर 75 नंबर ला सकता था और मैं नहीं ला पा रहा हूँ। वो मैं जो ला सकता था, जो बाद में अफसोस कर रहा हूँ, उस पर काम करना है मुझे, क्यों ये गलती हो रहा है, ये चीज़ पर आपको काम करना है। और टेक्स्ट बुक या कोई भी टेस्ट सीरीज मारने का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट को हमेशा नोट डाउन करिए कि कौन से क्वेश्चन को बनाना है, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। एकदम ये जो आप 20 सेट मारिएगा ना, उसमें एकदम फोकस करिएगा। हमेशा आपको कोई भी मैथ का क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग हो, जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग हो, जो भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग हो, जो आपको लग रहा है कि उसमें डाउट है, जो आपको लग रहा है कि वो बन जाएगा लेकिन वो टाइम कंज्यूम करेगा मेरा 3 से 4 मिनट, उसको आपको 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर उसको एकदम मतलब आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये क्वेश्चन मेरा इतना टाइम लगेगा, मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ के निकलना है। और कभी अफसोस नहीं करना है इस चीज़ को छोड़ने का, नहीं तो आपको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने उस चीज़ को भुगता है, ठीक है, और भी कई सारे लोग भुगतते होंगे इस चीज़ को। मैं एक चीज़ में श्योर था कि मैं कभी भी क्वेश्चन को स्किप करने के बाद मुझे टेंशन नहीं होता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने माइंड में क्लियर था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट करके गया था। उससे हमेशा मैं ये चीज़ आइडेंटिफाई आसानी से कर लेता था कि मैथ का कौन सा क्वेश्चन, उसको 5 सेकंड के अंदर मैं आइडेंटिफाई कर लेता था कि वो मेरा कितना टाइम लगेगा और उसको मुझे अभी बनाना या छोड़ना है। अगर उनका पहला 10 क्वेश्चन के अगर हम वो 5 क्वेश्चन कंटिन्यू भी ऐसा आ गया ना जो कि छोड़ना पड़े, तो भी मैं छोड़ के निकल जाऊँगा बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल एकदम स्वभाव से, अच्छा तरीके से, ठीक है, कोई अफसोस नहीं। लेकिन मेरे दोस्त लोग, कुछ लोग होंगे जो कि बहुत अच्छा तैयारी करके आए हैं और बहुत उनका एक्सपेक्टेशंस है, बहुत अपेक्षाएं हैं कि मुझे बहुत अच्छा नंबर लाना है, एकदम हर क्वेश्चन को बनाना है, वो लोग हमेशा ये गलती कर रहे हैं। होगा क्या ना, जब पहला 2 क्वेश्चन के बाद कंटिन्यू 10 क्वेश्चन के अगर उनको 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसा मिल जाए ना जो कि छोड़ के निकलने वाला है, कैलकुलेशन वाला है, टाइम टेकिंग वाला है, डाउट वाला क्वेश्चन है, वो क्या करेंगे, उसके पीछे लग जाएंगे ना। और हम क्यों नहीं उसको बना पा रहे हैं, कि हम क्यों उसको नहीं बना पा रहे हैं, समझे। तो ये चीज़ कभी भी मतलब गलती मत करिए और इस चीज़ को हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए सीख जाइए कि वो चीज़ को हमको छोड़ के निकलना। 5 सेकंड के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। ये सिर्फ आपका आएगा प्रैक्टिस से कि हमको ये क्वेश्चन छोड़ के निकलना है एकदम स्वभाव से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई बात नहीं। 5 क्वेश्चन नहीं बना पहला में, कोई बात नहीं, आगे बनाएंगे, आगे हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। पहले सिर्फ आपको उन्हीं क्वेश्चन को बनाना है जो कि आप ईजीली बना लें, एकदम फ्लुएंट में, उसमें कोई रुकावट ना हो, एकदम कॉन्फिडेंस हो। और ऐसा क्वेश्चन कितना होगा मेरे भाई पता है, 60 क्वेश्चन ऐसा होगा, 100 में बता रहा हूँ, जो कि आप कॉन्फिडेंस से और एक लाइन में बना सकें। 60 क्वेश्चन की एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन जो 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आगे का होता है ना, वही आपको दिक्कत करेगा। और उसमें क्या, 100 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा जो क्या होगा, टाइम टेकिंग और टाइम बर्बाद करने वाला होगा। होता क्या था ना, काफ़ी सारे मेरे दोस्त लोग जब एग्ज़ाम दे के आते थे, हमेशा वो ये बात बोलते थे कि भाई मेरे, अरे यार साला पहला में जो क्वेश्चन दिया ना, 2 क्वेश्चन, वो मैथ का क्वेश्चन था, वो कैलकुलेटिव था, बना रहे आंसर ही नहीं आ रहा है। उसका जो आंसर दिया हुआ है ना, पॉइंट में दिया हुआ है, 3 डिजिट के बाद डिफरेंस किया हुआ है, और वो क्वेश्चन मेरा बनाने में 3 साढ़े 3 मिनट चला गया। वैसा ही मैंने 2 क्वेश्चन बनाया और मेरा पता लगा कि मतलब मिला करके 5-7 मिनट चला गया, और उसमें क्या एक ही क्वेश्चन बना और दूसरा क्वेश्चन अंतिम में करते करते नहीं है बना, फिर मुझे छोड़ के निकलना पड़ा क्योंकि मेरा ओवर टाइम कंज्यूम कर चुका था। तो इस चीज़ का इसका इफेक्ट आपका क्या पड़ता है बता, अंतिम जब आप 80 क्वेश्चन बना लेते हैं और आपके पास अंतिम का 20 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास मुश्किल से 7 या 8 मिनट ही बचा होता है, तब आपको वहाँ प्रेशर फील होता है,
तब आप अंतिम का 10 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में अच्छा बना भी लेंगे, लेकिन जो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो कि आपको लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ भी नहीं पाया अच्छे से, या मैं उसको बना सकता था और मैं नहीं बना पाया, समझे, इस चीज़ का अफसोस हो जाएगा। ये चीज़ कभी गलती मत करिए, क्योंकि हमेशा बता रहा हूँ मैं आपको, हमें अफसोस उस चीज़ का नहीं होता है जो हम नहीं बना सकते और हम नहीं जानते हैं एग्ज़ाम में। हमेशा अफसोस इस चीज़ का होता है जो कि हम जानते हैं, जो हम बना सकते हैं, और वो चीज़ हम नहीं बना के आया, हमारा समय वो खा गया और इस चीज़ का समय मेरा जो है मतलब चला गया। हम उस चीज़ में 4 मिनट दे दिए, उस 4 मिनट के अंदर हम ये ऐसा 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मेरा छूट गया। तो ये गलती मेरे भाई कभी मत करिए। आइडेंटिफाई हमेशा करिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। सेकेंड चीज़ हमारा होगा टाइम मैनेज। टाइम मैनेज करना आपको सिखाएगा प्रैक्टिस। ऑनलाइन जब प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको टाइम मैनेज होगा कि आप सही समय के अंदर आप उसी को 2 से 3 बार कैसे देख लें। यानी कि पहले राउंड में आपको लगभग 60 से 65 क्वेश्चन बना लेना है, सेकेंड राउंड में आपको 20 क्वेश्चन बनाना है, और बाकी अगर समय बच गया ना तो ही आपको जो बचा हुआ समय में आपको कोशिश करना है कि कुछ मतलब किया जाए उसमें, ठीक है। ये हो गया, और एक्यूरेसी हो गया। और एक और पॉइंट है भाई मेरे जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अभी जो प्रैक्टिस करते हैं ना तो हैबिट डालिए 80 से 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। एक मीडियम बता रहा हूँ, हैबिट डालिए कि हमको 80 से 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। देखिए मेरे भाई, होता क्या है ना कि आपका एक्यूरेसी भले कितना भी हो लेकिन नंबर मायने रखता है। एक लड़का होता है, मेरा एक दोस्त से बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, उनसे गलती क्या होता है ना, मेरे से कहीं गुना ज़्यादा उनको नॉलेज है। लगभग बता रहा हूँ, लगभग 3 से 5 गुना, 3 से 5 गुना उनको जानकारी है मेरे से ज़्यादा। लेकिन गलती क्या करते हैं वो, उनका एक्यूरेसी है। क्योंकि पहले लोग बताते थे क्या पता है कि भाई मेरे, आप जितना कम गलती करेंगे नॉर्मलाइजेशन में आपको उतना ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा झूठ है कि जितना कम गलती करेंगे उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेगा। ये सबसे बड़ा गलत है। आपका नॉर्मलाइजेशन में इससे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। महत्व तो क्या रखता है, आप कितना नंबर लाते हैं। आप कितना भी गलती करें, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो रॉ मार्क होता है काट पीट करके वो मैक्सिमम होना चाहिए, बस ये मायने रखता है, ठीक है। एकदम नॉर्मलाइजेशन में हमेशा क्लियर रखिए, नॉर्मलाइजेशन में ये डाउट मत रखिएगा। आप क्वेश्चन ज़्यादा गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका नंबर ज़्यादा आना चाहिए। आप 15 गलत करके अगर 70 नंबर ला रहे हैं और आप 5 गलत करके अगर आप 60 नंबर ला रहे हैं ना, तो मैं बोलूँगा कि आप 15 ना 20 गलत करके भी आप 70 नंबर लाइए तो वो बेहतर है, क्योंकि आपका नंबर 10 नंबर आ गया है, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबर ज़्यादा आना चाहिए, चाहे गलती उसके लिए ज़्यादा ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन हाँ, ये नहीं कि मतलब आ ही नहीं रहा, झूठ फूस का उसको बना के निकल रहा है, तुक्का उक्का नहीं लगाना है, तो ये सब गलती मत करिएगा। तुक्का अक्सर गलत ही हो जाता है। आपको कॉमन सेंस यूज करना है। प्रैक्टिस करने के दौरान आपको एक और बात चीज़ का ध्यान रखना है, एक और चीज़ सीखना है। जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन से ना बने उसको ऑप्शन से डील करने के लिए सीखना है, ठीक है। मैं क्या करता था, मैथ का क्वेश्चन हो चाहे हमारा साइंस का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन हार्ड है ना उसका आंसर इजी रहता है, यानी कि उसका ऑप्शन आसान रहता है। और जो क्वेश्चन इजी है ना उसका हमेशा ऑप्शन टफ होता है। याद रखिएगा हमेशा ये बात को। जो क्वेश्चन आपका टफ है उसको आप ऑप्शन से बनाइए, जो आपका ऑप्शन टफ है ना उसको क्वेश्चन से बनेगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्शन पर भी काम करना है। आपको ऑप्शन से चूज करने का एक नॉलेज होना चाहिए। एक और डेवलप करिए आपकी ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना सकें। ये चीज़ पर हमेशा काम करिएगा, ये बात पर, ठीक है। इस दौरान में ये आपका ऑनलाइन सेट में हो गया। ऑनलाइन में टाइम मैनेज होता है, ये सब चीज़ हो। हाँ, एक और चीज़ बच गया कि कभी भी जब आप सेट मारिए ना तो सेट मारने से पहले उसका इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए। किसी भी एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन पढ़ने का काफ़ी सारा फ़ायदा है। स्क्रीन से आपका दोस्ती हो जाता है। स्क्रीन जो होता है ना कंप्यूटर का, उससे आपका आई कांटेक्ट अच्छा होता है। रीडिंग करने का एक फ्लुएंट बन जाता है, ठीक है। एक रीडिंग जब आप करने लगे, एक पेज कंटिन्यू रीडिंग कर लिया ना, एक फ्लुएंट में आ जाइएगा। जब क्वेश्चन आ जाएगा ना आप स्पीड में रीडिंग करिए और स्पीड बनाइए, कोई भौचक्का नहीं होइएगा, कोई अचानक से मतलब प्रेशर नहीं आएगा माइंड में, ठीक है। ये चीज़ बेनिफिट होता है। कभी भी एग्जाम में आप जब एग्ज़ाम टेस्ट दीजिए तो पहले का जो इंस्ट्रक्शन होता है कभी भी उसको पढ़िए, उसको स्किप मत करिए। इन्विजिलेटर होंगे जो कि आके स्किप कर देंगे, लेकिन आप स्किप मत करिएगा मेरे भाई। एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, वो आपका स्क्रीन से दोस्ती कराता है, उसका बेनिफिट आपको पता लगेगा बाद में, ठीक है। तो इतना सारा टॉपिक्स था, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान रखिए और मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ कि क्या क्या हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अंतिम हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला हमारा हो गया लिमिटेड बुक्स हो गया। थर्ड हमारा हो गया हार्ड कॉपी सिलेबस का रिवीजन के साथ उसमें साइड में कॉलम बनाना है। सेकंड ये हो गया। थर्ड हमारा हो गया टारगेट बुक के बारे में,
ठीक है। और फोर्थ हमारा हो गया कौन सा, करंट अफेयर्स के बारे में। और फिफ्थ हमारा हो गया कौन सा, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। इतना मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, और आगे अगर मेरा कुछ बताने का इच्छा होगा, जैसे कि बता रहा हूँ कि मैथ में, रीजनिंग में, ये सब में अगर हमको डीपली जाना है साइंस में, तो मैं इसके वीडियो में इसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं अगला वीडियो में फिर से लाऊंगा इसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। और कोई भी आपका क्वेरी हो, कुछ भी आपका हो, तो आप ये वीडियो के मतलब कमेंट में करिए आप कि भैया ये टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए, इससे बनाइए रिलेटेड, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।